नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी। देखिए, हमारे पास समय कम है, इसलिए हम नोट्स के द्वारा रिवीजन करने का प्रयास करेंगे सभी चैप्टरों को। तो अध्याय है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने के लिए है। पुष्प की संरचना, नर जनन अंग जिसे लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं, मादा जनन अंग जिसे गुरु बीजाणु जनन भी कहते हैं, परागण, निषेचन जिसमें द्विनिषेचन भी आएगा, युग्मनज, भ्रूण, बीज तथा फल। इतने सारे टॉपिक्स को हमको इस चैप्टर में कवर करना है। इधर देखते हैं, जितने भी आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें पुष्प का निर्माण होता है। यानी पादप जगत को कुल 5 भागों में बांटा गया है। नीचे यहाँ लिखा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के जितने भी पौधे होते हैं वह पुष्प वाले पौधे होते हैं। और फूलों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे एंथोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना 4 मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है, जिनमें से 2 सहायक अंग होते हैं तथा 2 मुख्य अंग होते हैं। यह है पुष्प की संरचना। तो सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे नीचे उभरी हुई संरचना जो आपको दिखाई दे रही है उसे कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन के ठीक नीचे जिसे पुष्प पकड़ने में काम आता है उसे कहते हैं वृंत। वृंत को पुष्प अक्ष भी कहा जाता है। अब सबसे नीचे हरी वाली पत्ती वाली संरचना दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल की अगर संख्या 1 होती है तो उसे केवल बाह्य दल कहा जाता है, लेकिन जब बाह्य दल की संख्या बढ़ जाती है तो उसे बाह्य दल पुंज कहा जाता है, अर्थात इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाता है। ठीक उसके ऊपर आते हैं तो हमें पुष्प का रंगीन भाग दिखाई देता है जिसे हम लोग आम भाषा में पंखुड़ियाँ कहते हैं। पंखुड़ियों को दल कहा जाता है। अगर इन पंखुड़ियों की संख्या समूह में होती है तो इन्हें हम दलपुंज कहते हैं, इंग्लिश में कोरोला। अगला देखते हैं, ठीक इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये जो गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर की संख्या अगर 1 होती है तो वह केवल स्त्री केसर ही कहलाता है, लेकिन जैसे ही इसकी संरचना समूह में जाती है तो हम इसे जायांग कहते हैं, इंग्लिश में बात करें गाइनोशियम कहलाता है। ठीक इसके ऊपर की संरचना देखेंगे तो यह पुंकेसर कहलाता है। यह पूरी संरचना पुंकेसर कहलाती है। ये पूरी संरचना पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर की संख्या अगर 1 है तो वह केवल पुंकेसर ही कहलाएगा, लेकिन जैसे ही वह समूह में आएगा तो उसे पुमंग कहा जाएगा, इंग्लिश में बात करें एंड्रोशियम। अगला आते हैं तो ये पुष्प का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र थोड़ा चिपचिपा होता है। जब कभी पराग कण किसी भी माध्यम से उड़कर वर्तिकाग्र पर गिरता है तो यह यहाँ से भी उड़कर आगे न बढ़ जाए, इसलिए यह थोड़ा चिपचिपा होता है। ठीक इसके नीचे अगर आएंगे तो ये पतली संरचना वर्तिका कहलाती है। पतली संरचना सुराही जैसी वर्तिका कहलाती है। वर्तिका के नीचे आएंगे तो ये भाग कहलाता है अंडाशय। अंडाशय में ही पराग कण तथा अंडाणुओं का निषेचन होता है। आगे बात करेंगे पुष्प की संरचना के 4 मुख्य भाग होते हैं, सहायक अंग, बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अब हम एक एक पुष्पों की भागों का स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। पुष्प का आसन पुष्पासन कहलाता है, अर्थात पुष्प की संपूर्ण संरचना जिस पर बैठी होती है पुष्पासन कहलाता है। दूसरा बाह्य दल जिसे इंग्लिश में सेपल कहते हैं। पुष्पासन के ऊपर हरी पत्ती नुमा संरचना होती है जो पुष्प की कलियों को ढककर सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा बाह्य दल पुंज जिसे कैलिक्स भी कहा जाता है। बाह्य दल के गुच्छे नुमा संरचना बाह्य दल पुंज कहलाते हैं। अगला है दल, इंग्लिश में पेटल कहते हैं। पुष्प की रंगीन पंखुड़ियाँ दल कहलाती हैं। यह भंवरों तथा कीटों को आकर्षित करता है तथा पुष्प को सुगंधित बनाए रखता है। तो जो रंगीन भाग होता है पुष्प का वह पुष्प को सुगंध भी देता है। आगे है दलपुंज यानी कोरोला।
यह दल की सामूहिक संरचना है, अर्थात कलियों की अधिक संख्या, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया। अगला है पुंकेसर, स्टैमेन। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पतली तंतु के समान होती है। शीर्ष भाग पर परागकोश होता है। अगला है पुमंग, एंड्रोशियम। यह पुष्प के नर जनन अंग का सामूहिक रूप होता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु और योजी, जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। धागे जैसी संरचना नीचे और ऊपर वाला गोल वाला संरचना, उसको दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। अगला है स्त्री केसर, पिस्टल। यह पुष्प की मादा जनन अंग होती है, जिसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है और वर्तिकाग्र थोड़ा चिपचिपा होता है। जायांग, गाइनोशियम। जब अंडाशय प्यालेनुमा पुष्पासन के भीतर केंद्र में स्थित हो तो पुष्पासन व अंडाशय संयुक्त नहीं होते और यह मादा का सामूहिक रूप होता है। वर्तिकाग्र, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो थोड़ा चिपचिपा होता है। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है, जिसे यह चिपका लेता है। आखिरी है वर्तिका। वर्तिकाग्र के नीचे पतली भाग होती है, जिसका कार्य परागकणों को अंडाशय तक पहुंचाना होता है। तो हमारे पुष्प की संरचना कंप्लीट समाप्त हो गई है। अब हम बात करेंगे पुष्प की नर जननांग की। पुष्प के नर जननांग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावर या ऑफ फ्लावर। ये एक पुष्प की संरचना है कंप्लीट, जैसे परागकोश या पराग, आपको संरचना दिखाई दे रही है, परागकोश। नीचे की संरचना दूरस्थ रेखा कहलाती है या दूरस्थ शिरा होती है। ये वाली भाग दूरस्थ शिरा होती है, ये वाली भाग समीपस्थ होती है। समीपस्थ और दूरस्थ का यह भाग लिया गया है, जैसे फीमेल का जो भाग था संरचना, वह जो भी खंड या पुष्पासन से जुड़ रहा था, तो वह समीपस्थ और दूरस्थ वहीं से नापते हैं। इधर देखते हैं परागकोश। ये जो संरचना है, सबसे एक परागकोश या एक नर जनन अंग में 2 पालियां होती हैं। पहली पालियां यहाँ होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एक पाली ये हो गई और एक पाली ये हो गई। बोर्ड में बहुविकल्पीय प्रश्नों या अति लघुत्तरीय प्रश्नों में वह हमेशा पूछता है कि एक नर पौधों के एक नर जनन अंग में कितनी पालियां होती हैं, या एक पूरे कंप्लीट परागकोश में कितनी पालियां होती, तो 2 पालियां होती हैं। अगर वह बात करेगा लघु बीजाणुधानियों की, तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या 4 होती है। एक ये लघु बीजाणुधानी होती है, एक ये लघु बीजाणुधानी, एक ये लघु बीजाणुधानी और एक ये लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है। और यह लघु बीजाणु अपरिपक्व होता है, यानी मेच्योर नहीं होता है। मेच्योर तब वो कहलाता है जब वह पराग कण का रूप ले लेता है, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं। यहाँ लिखा है लघु बीजाणुधानी से ऊपर उसके लिखा है परागकण। तो लघु बीजाणुधानी, कभी सवाल पूछता है कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो परागकण का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है। और लघु बीजाणुधानियों की संख्या 4 होती है और एक परागकोश में पालियों की संख्या 2 होती है। अगला बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में लिखने के लिए। पुष्प के नर जननांग भागों को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश के ठीक नीचे दूरस्थ बिंदु, जो कि तंतु से जुड़ी रहती है। तंतु के अंतिम छोर को समीपस्थ बिंदु कहा जाता है, क्योंकि यह जायांग से नज़दीक होता है। परागकोश का अनुप्रस्थ काट करने पर 4 लघु बीजाणुधानी प्राप्त होती हैं। इसमें लघु बीजाणुधानी अपरिपक्व पाए जाते हैं। लघु बीजाणु ही नर युग्मक यानी अगुणित होता है, जिसको N से दर्शाया जाता है, जो परिपक्व होकर परागकण में परिवर्तित हो जाता है। एक परागकोश पालियों की संख्या 2 होती है, जो संयोजी ऊतकों से जुड़ी होती है। संयोजी ऊतक हमेशा 2 ऊतकों और 2 कोशिकाओं को जोड़ते हैं। आगे बात करेंगे पुष्प की मादा जननांग की संरचना। पुष्प की मादा जननांग को जायांग कहते हैं। मैंने बताया है कि जायांग हमेशा समूह में होता है। अगर वह एक ही सिंगल होगा तो उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। जायांग के मुख्य 3 भाग होते हैं,
वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। वह संख्या बार बार पूछता है। एक मादा जननांग में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो 3, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये मादा जननांग का संरचना है। जो सबसे ऊपरी भाग आपका वर्तिकाग्र होता है, सबसे ऊपरी भाग आपका वर्तिकाग्र होता है, जैसा कि पुष्प की संरचना में आपने देखा था। और यह पतली सुराही जैसी संरचना वर्तिका कहलाती है। वर्तिकाग्र पर परागकण आकर गिरता है और वह वर्तिका के माध्यम से नीचे आता है और नीचे आने के बाद वह अंडाशय में चला जाता है। ये भाग आपका तीसरा मुख्य होता है, अंडाशय। और यहीं से सत्य और असत्य फल भी निष्कर्ष निकल जाता है। जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है वह सत्य फल होता है, और जिस फल का निर्माण अंडाशय के छोड़कर पुष्प के किसी भी अन्य भाग से होता है तो उसे हम असत्य फल कहते हैं। अंडाशय के भीतरी परत में बीजांड पाया जाता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है तथा इस बीजांड के मध्य में अंड कोशिका पाई जाती है। इन्हीं अंड कोशिकाओं से ही शुक्राणु निषेचन करता है। तो ये आपकी होती है अंड कोशिका, जिसको इंग्लिश में एग सेल कहा जाता है। आगे देखते हैं। पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जब इसकी संख्या 1 से अधिक होती तो यह जायांग कहलाता है। जायांग के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र थोड़ी चिपचिपी होती है क्योंकि हवा के द्वारा जल जब परागकण इस पर गिरता है तो इसे चिपका लेता है। ठीक नीचे पतली नली नुमा संरचना दिखाई देती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका एक माध्यम है जिसकी सहायता से परागकण अंडाशय तक पहुंचता है। इसके निचले भाग की गोल संरचना अंडाशय कहलाती है, जो परिपक्व होकर फल में बदल जाता है। अंडाशय के भीतरी भाग को बीजांड कहते हैं, जो बीज में बदल जाता है। बीजांड में छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं। यही मादा युग्मक होता है और मादा युग्मक या नर युग्मक हमेशा अगुणित होता है और युग्मक मिलने के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं।